हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से चुनाव कराने की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज हम इस वीडियो में पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसकी टीम के अन्य सदस्य जैसे प्रथम मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, द्वितीय मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर 2 व तृतीय मतदान अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर 3 के चुनाव में क्या क्या कार्य होते हैं और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और साथ ही इस वीडियो में मैं मॉक पोल कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मतदान अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पीठासीन अधिकारी के अधिकार। पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो इसमें पहला है, पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष या मतदान केंद्र का सबसे सशक्त या जवाबदेह व्यक्ति होता है। इसी में सेकंड पॉइंट है, मतदान कक्ष में मतदाता, प्रत्याशी, अभिकर्ता एवं भारत निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश करने के लिए अनुमय है। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी अपनी सहायता हेतु पहचान आदि के लिए जैसा वह उचित समझे किसी की सहायता ले सकता है। इसी के नेक्स्ट है, सुरक्षा बल पीठासीन अधिकारी से समन्वय से ही सुरक्षा प्रदान करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी ही उनको आदेश जारी करते हैं। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी के दायित्व। तो पीठासीन अधिकारी के क्या क्या दायित्व होते हैं। इसमें पहला आता है कि पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन अपने बूथ पर संचालित करना पीठासीन अधिकारी का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण दायित्व होता है। इसी के क्रम में सेकंड दिया है कि मतदान दिवस पर मॉक पोल से लेकर सामग्री जमा कराने तक पीठासीन अधिकारी के अनेक अधिकारों से लेकर अनेक दायित्व भी है, जिनका उल्लेख प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के समय आने वाली समस्या का समाधान अपने नेतृत्व में करेंगे। उदाहरण जैसे चैलेंज वोट, टेंडर वोट, आयु से लेकर कोई विवाद संबंधित प्रकरणों या कोई विकलांग व्यक्ति आ जाता है तो उसके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का जो जिम्मेदार होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। एक ASD सूची होती है, अब्सेंटी, शिफ्टेड एंड डेड। मतदाताओं की सूची में दर्ज मतदाताओं के आने पर उनकी गहन छानबीन और निर्णय लेने के लिए भी पीठासीन ही उत्तरदायी है। ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। टेंडर वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है। इंटरेस्टिंग वीडियो जब प्रथम मतदान अधिकारी प्रथम से जब हम शुरू करेंगे तब थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। इसी के क्रम में नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न घोषणाएं आदि सही प्रकार से भरना और सही समय पर पीठासीन अधिकारी के ये कर्तव्य होते हैं। अब बात करते हैं हम मतदान अधिकारी प्रथम या पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट के क्या क्या कार्य या क्या क्या उसके दायित्व होते हैं। तो मेन जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है उसके 2 कार्य होते हैं। एक, मतदाता की पहचान करना। नंबर 2, निर्वाचन नामावली या वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति को चिन्हित करना। तो प्रथम मतदान अधिकारी के 2 मुख्य कार्य होते हैं, मतदाता की पहचान करना और वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति को चिन्हित करना। इसमें पहला है कि निर्वाचन नामावली का प्रभारी होता है। जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो वोटर लिस्ट का एक प्रभारी होता है। निर्वाचन की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। निर्वाचन सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा। कोई भी जो मतदाता है सबसे पहले PO1 या मतदान अधिकारी प्रथम के पास ही आता है। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिकांश मतदाता अपने साथ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र एपिक लाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित हस्ताक्षर युक्त मतदाता पर्ची जो BLO द्वारा मतदाता को वितरित की जाएगी वह उस मतदाता की पहचान के लिए एपिक का विकल्प नहीं होगी।
मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई मतदाता मत डालने आता है तो उसकी भेंट सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी से होती है। अगर वह बीएलओ द्वारा कोई पर्ची लेके आता है या प्रत्याशी द्वारा कोई पहचान के लिए पर्ची लेके आता है तो वह वोट डालने का अधिकारी नहीं है, उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। अगर वह बीएलओ द्वारा पर्ची या प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षर युक्त पर्ची लेकर आता है और साथ में एपिक या एपिक के अलावा कुछ 12 आइडिया और होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी आइडिया वैलिड रहेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर वह केवल पर्ची ही लेके आता है बीएलओ द्वारा जो उसे दी गई है तो वह वोट डालने के लिए पात्र नहीं होगा। उसको अपनी पहचान के लिए एक आईडी प्रूफ देना होगा, या तो वो एपिक कार्ड दे या एपिक के अलावा 12 आइडिया और है वो दे सकता है, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकल्प के रूप में अनुमेय किए गए दस्तावेज के आधार पर ही निर्वाचन मतदाता कर सकता है, ये मैं बता चुका हूँ। इसके बाद अगर उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है तो प्रथम मतदान अधिकारी उसके क्रमांक और उसके नाम को जोर से बोलेगा ताकि वो जो पीछे बैठे हैं या कक्ष के बाहर जो एजेंट बैठे हैं वो भी उसके क्रमांक और नाम को सुन ले। इससे वो भी पहचान जाएंगे कि यह व्यक्ति जो आया है वो सही है या गलत है। अगर कोई आपत्ति आने पर कोई अगर आपत्ति नहीं आती है तो वह प्रथम मतदान अधिकारी सेकंड मतदान अधिकारी के पास उस व्यक्ति को भेज देगा। अगर कोई आपत्ति आती है जैसे चैलेंज वोट आती है या टेंडर वोट आती है या किसी व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है या उसकी आयु 18 वर्ष नहीं है तो PO1 क्या करेगा, पीठासीन अधिकारी को उस व्यक्ति को सौंप देगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटियां बन सकती है। आपत्ति आने पर पीठासीन अधिकारी को अवगत कराएगा जो विहित प्रक्रिया के साथ उस आपत्ति का निराकरण करेंगे। तो प्रथम मतदान अधिकारी को कोई समस्या आती है पहचान करने में या कोई और समस्या आती है तो प्रथम मतदान अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर पीठासीन अधिकारी को सौंप देगा और पीठासीन अधिकारी ही उस समस्या का निराकरण करेंगे। मतदाता की पहचान हो जाने पर पुरुष मतदाता की दशा में मतदाता के नाम वाले कॉलम पर लाल पेन से एक डायगोनल या तिरछी रेखा खींचेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, अगर कोई पुरुष मतदाता मतदान करने आता है तो उसकी पहचान हो जाने के पास वोटर लिस्ट में उसको ऐसे डायगोनली क्रॉस करेगा। अगर कोई महिला वोटर आती है तो उसके क्रमांक को गोल करेगा तथा डायगोनली रेखा भी खींचेगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर आ जाता है तो वो क्या करेगा, डायगोनली लाइन भी खींचेगा, गोले को उसके जो क्रमांक संख्या है उसको गोला भी करेगा और इस गोले के आगे ही एक स्टार बना देगा। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटियां होती है। अगर कोई पुरुष मतदाता मतदान करने आता है तो डायगोनली रेड पेन से या लाल पेन से केवल डायगोनली ही क्रॉस करना है। अगर कोई महिला आती है तो डायगोनली क्रॉस भी करना है और उसके क्रमांक को सर्कल भी करना है। अगर कोई ट्रांसजेंडर या कोई किन्नर आता है तो उस व्यक्ति को चिन्हित प्रति में डायगोनली भी क्रॉस करना है, सर्कल भी बनाना है और सर्कल जो उसके क्रमांक दिया गया है उसको आगे स्टार लगाना है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, और महिला मतदाता की दशा में डायगोनल रेखा के साथ ही लाल पेन से मतदाता क्रमांक को गोल घेरा बनाएगा। अगर कोई किन्नर व्यक्ति आता है तो डायगोनली रेखा के साथ उसके मतदाता को गोल घेरा भी बनाएगा और गोल घेरे के आगे एक स्टार भी इंडिकेट कर देगा। इसके बाद जो प्रथम मतदान अधिकारी प्रथम है वो एक काम और करेगा। वो क्या करेगा कि A4 पेज पर 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लेगा। इससे क्या है कि कोई भी महिला आती है, मान लो 1 नंबर पे कोई महिला आई तो उसने 1 को क्रॉस कर दिया, बाद में अगर 10 वोट पड़ने के बाद एक महिला फिर आती है तो 2 नंबर को क्रमांक को वह काटता हुआ चला जाएगा। ये अपनी सुविधा के लिए होता है। अगर हमसे 2 घंटे बाद पूछा जाए कि कितनी महिलाओं ने वोटिंग की तो उसमें क्या हमारा टाइम बहुत ख़राब होगा। हम क्या करेंगे, वोटर लिस्ट में देखेंगे कि कितने हमने जो क्रमांक है वो गोल किए हैं और उनकी काउंटिंग करेंगे, तो उससे क्या हमारा टाइम ख़राब होगा। तो टाइम ख़राब को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए हम ये काम करते हैं। तो हम टोटल वोट एक बार काउंट कर लेंगे और टोटल वोट्स में से जो हमने
जो 1 से लेकर 100 तक गिनती की है उसको जो कट किया है उसको उसमें माइनस कर देंगे। उससे पता चल जाएगा कि कितने महिलाओं ने मतदान किया और कितने पुरुष ने मतदान किया और टोटल कितने लोगों ने मतदान किया। तो महिला मतदाताओं की संख्या की गणना की सुविधा के लिए आप कुछ पेज पर पूर्व से पहले से ही 1 से लेकर 100 तक लिख सकते हैं। जैसे महिला मतदाता की पहचान होती जाए वैसे वैसे एक अंक को काटा जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम मतदान अधिकारी अपने दायित्व को त्वरण या तेज गति से निर्वहन करे जिससे केंद्र के बाहर लंबी लाइन ना लगे। एक विशेष सूचना है, यदि किसी मतदाता के नाम के आगे पीबी लिखा है मतलब पोस्टल बैलेट लिखा है तो इसका अर्थ है कि पोस्टल बैलेट इशू किया गया है, तो वह व्यक्ति बूथ पर मतदान नहीं करेगा। अगर किसी जो BLO द्वारा जो हमें वोटर लिस्ट दी जाती है या चुनाव आयोग जहाँ से हम सामान लेते हैं, जिस भी विधान सभा या लोकसभा में हमारी ड्यूटी लगी, उस वोटर लिस्ट में पहले से ही अगर पीबी लिखा हुआ है तो पीबी का मतलब होता है पोस्टल बैलेट, तो उस व्यक्ति ने पोस्टल बैलेट के द्वारा अपनी वोट का उपयोग कर लिया है तो वह उस बूथ पर मतदान नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपको जो मार्क करना है वोटर लिस्ट में वो कैसे करना है। निर्वाचक की पहचान हेतु विशेष उद्यन निर्देशन। अगर आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आता है, उसका जो एपिक या वोटर लिस्ट में जो एपिक या वोटर कार्ड में जो फ़ोटो है वो सही है, लेकिन आपके पास जो लिस्ट है वोटर लिस्ट है उसमें फ़ोटो उसका सही नहीं है, तो आप जो एपिक के अंदर उसका जो फ़ोटो सही है उसको मानकर आप वोट डलवा सकते हैं। अगर उल्टा केस है, जो वोटर लिस्ट में उस व्यक्ति का फ़ोटो सही है और एपिक कार्ड में उस व्यक्ति का फ़ोटो सही नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट के फ़ोटो की पहचान कर आप उससे मतदान करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उसका एपिक कार्ड और जो आपको वोटर लिस्ट मिली है उन दोनों में उस व्यक्ति का फ़ोटो सही नहीं है, तो आप उससे पहचान के रूप में कोई दूसरी आईडी उनसे मांग सकते हैं। तो जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्था दी गई है कि यदि किसी निर्वाचक का फ़ोटो एपिक पर या वोटर कार्ड, एपिक को ही हम बोलते हैं इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर वोटर कार्ड जिसे हम बोलते हैं उसी को हम एपिक बोलते हैं, पर सही लगा है परंतु फोटो युक्त निर्वाचन नामावली या वोटर लिस्ट में उसका त्रुटिपूर्ण फोटो है, तो मतदाता की पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी है, यदि निर्वाचक का फोटो युक्त निर्वाचन नामावली में सही है परंतु एपिक पर गलत है, तो पहचान फोटो युक्त निर्वाचन नामावली के आधार पर की जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी है, यदि निर्वाचक का फोटो एपिक या फोटो युक्त निर्वाचक नामावली दोनों में गलत है तो निर्वाचक की पहचान अन्य अनुमेय अभिलेखों के आधार पर की जाएगी, और मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और आप यह देख सकते हैं कि मतदाता की पहचान के लिए जो आईडी एपिक के अलावा क्या क्या आईडी चल सकती है। फर्स्ट है मतदाता पहचान पत्र या एपिक कार्ड, दूसरा है आधार कार्ड, तीसरा है मनरेगा जॉब कार्ड, चौथा है बैंक या पोस्ट ऑफिस की फ़ोटो, पासबुक, 5 नंबर ड्राइविंग लाइसेंस, 6 नंबर पैन कार्ड, 7 नंबर भारतीय पासपोर्ट, 8 नंबर है फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, 9 नंबर सांसद या विधायक या MLC द्वारा जारी सरकारी आई कार्ड, 10 नंबर स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रार जनरल भारत सरकार द्वारा जारी, 11 नंबर केंद्र या राज्य या PSU या लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा आईडी, 12 नंबर म्यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी, 13 नंबर है श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड। अगर कोई मतदाता जब मैदान करने आता है तो वो अपनी BLO द्वारा पर्ची के साथ अगर एपिक कार्ड लाता है तो ठीक है, अगर एपिक कार्ड वह नहीं लाता है तो इन आईडी के आधार पर हम उसे मतदान करा सकते हैं। अब बात करते हैं मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मतदान अधिकारी प्रथम के मूल 2 कार्य होते हैं, मतदाता की पहचान करना और वोटर लिस्ट में चिन्हित करना। इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है,
अगर कोई मतदाता आपके पास मतदान करने आया, वह पुरुष मतदाता है, लेकिन आपकी जो वोटर लिस्ट में उसमें फीमेल लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। जो पुरुष मतदाता डालने आया है तो आप उस व्यक्ति की पहचान एक पुरुष के रूप में ही करेंगे, कि जो वोटर लिस्ट में दिया गया है महिला, वो गलत है, क्योंकि आप ओरिजिनली देखेंगे, फिजिकली देखेंगे कि वह पुरुष है या महिला है। अगर वो पुरुष है तो पुरुष के रूप में उसकी पहचान की जाएगी, अगर वह महिला है तो महिला के रूप में उसकी पहचान की जाएगी। तो एक्चुअल सिचुएशन आपको देखनी है। नेक्स्ट, मतदान अधिकारी द्वितीय के कर्तव्य। जो मतदान अधिकारी द्वितीय है वो 17 कै या 17 ए रजिस्टर का प्रभारी होता है। नेक्स्ट, निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही दिए गए निर्देशानुसार के अनुसार लगाएगा। जो भी मतदाता वोट डालने आया है तो मतदान अधिकारी द्वितीय का यह कर्तव्य है कि वह उसकी 17 ए रजिस्टर में एंट्री करेगा और उसके जो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएगा। अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाएगा कि वह नाखून के ऊपरी सिरे से चलकर उंगली के पहले मोड़ पर सीधी रेखा में रहे। यह सुनिश्चित करेगा कि अमिट स्याही का चिन्ह स्पष्ट रूप से बना हुआ है या दिखाई दे रहा है या नहीं। नेक्स्ट, मतदाता रजिस्टर 17 कै या 17 ए में प्रत्येक मतदाता का निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रमांक संख्या अंकित करेगा। उसका नाम नहीं लिखना है, उसके जो वोटर लिस्ट में किस क्रमांक पे उसका नंबर है वह लिखना है। मैं आगे बताऊंगा अभी। नेक्स्ट, निर्वाचक के हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना है। कोई भी मतदाता हो, चाहे पुरुष मतदाता हो या कोई भी महिला मतदाता हो, तो आपको बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड का ही अंगूठे के निशान 17 ए रजिस्टर पर लेने हैं, अगर वह व्यक्ति हस्ताक्षर करने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट, हस्ताक्षर की स्थिति में हस्ताक्षर सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। आपने 17 ए रजिस्टर में जब मतदाता हस्ताक्षर करता है तो ऐसे हस्ताक्षर ना करें कि वो आपको दिखाई ही ना दे या छोटे हस्ताक्षर ना हो। बाएं हाथ के अंगूठे के सिवाय अन्य किसी उंगली का निशान 17 ए रजिस्टर पर नहीं लेना है। यदि एएसडी अब्सेंटी, डेड या शिफ्टेड सूची का मतदाता मतदान करने आता है तो उस परिस्थिति में आप उसके हस्ताक्षर व साइन दोनों कराएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपको अमिट स्याही है वो कैसे लगानी है। तो अमिट स्याही क्या है, आधी नाखून के ऊपर रहे और आधी हमारी स्किन के ऊपर रहे। तो जो अमिट स्याही है वो लगती है लेफ्ट हैंड या बाएं हाथ की इंडेक्स या तर्जनी उंगली पर। आप 17 ए रजिस्टर का मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये 17 ए रजिस्टर है। तो आपके पास कोई भी मतदाता जब वोट डालने आता है तो उसका जो निर्वाचक नामावली में किस क्रमांक पर उसका नंबर है वो नंबर आपको लिखना है। जैसे यहाँ दिया गया है 268 कि उस व्यक्ति का जो क्रमांक, उसको व्यक्ति का जो नाम है वो 268 क्रमांक पर है। नेक्स्ट, उसके साइन ले लोगे आप, यहाँ ये साइन हो गए और पीछे के 4 डिजिट, अगर वह एपिक लाया है तो पीछे के उसके 4 डिजिट उस आईडी के लिखने हैं। अगर एपिक के अलावा कोई अन्य दस्तावेज लाता है तो आपको उस आईडी के पीछे के 4 डिजिट के साथ क्या आईडी लाया है, जैसे वो डीएल तो ड्राइविंग लाइसेंस लाया है, अगर आधार कार्ड लाया तो आधार कार्ड लिखना है, बैंक की पासबुक लाया तो बैंक की पासबुक और बैंक का नाम लिखना है। नेक्स्ट, टिप्पणी के कॉलम में निर्वाचक द्वारा मतदान पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर पहचान पत्र लिखे हुए पहचान पत्र का अंकित 4 अंक भी लिखेगा। नेक्स्ट, पहचान पत्र के अतिरिक्त यदि आयोग द्वारा अनुमेय अन्य विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें भी स्वीकार करते हुए उसका पूर्ण विवरण नंबर सहित दर्ज करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई मतदाता अपने साथ बैंक की पासबुक लाता है तो वह क्या करेगा, मतदान अधिकारी सेकंड बैंक की जो पीछे बैंक अकाउंट के जो नंबर है वो पीछे के 4 डिजिट लिखने के साथ साथ उस बैंक का नाम भी लिखेगा। नेक्स्ट, अगर वह व्यक्ति सही है तो उसको एक मतदाता पर्ची भी जारी करेगा। तो मतदाता रजिस्टर में सभी
प्रविष्टियां अंकित करने के बाद मतदान या मतदाता स्लिप जारी करेगा। मतदाता स्लिप पीठासीन या मतदान अधिकारी तृतीय के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही निर्वाचक को उसके मताधिकार का प्रयोग कराया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि द्वितीय मतदान अधिकारी अपने दायित्व को त्वरण या तेज गति से निर्वहन करे, जिससे केंद्र पर लंबी लाइन न लगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि किस प्रकार स्याही या अमिट स्याही लगानी है। तो कुल मिलाकर जो मतदान अधिकारी द्वितीय है उसका मेन कार्य क्या होता है कि वह 17A रजिस्टर का प्रभारी होता है। और अगर कोई मतदाता अपने साथ एपिक कार्ड लेके आता है तो वह 17A रजिस्टर में उसके जो क्रमांक संख्या उसके हस्ताक्षर कराएगा और उसकी एपिक के पीछे के 4 डिजिट या अंक लिख देगा। अगर वह मतदाता एपिक के अलावा कोई और आईडी लेकर आता है तो पीछे के 4 डिजिट उस आईडी के और क्या आईडी वह लेके आया है वो भी 17A रजिस्टर में उसकी एंट्री करनी है। नेक्स्ट है, कोई भी मतदाता आता है, चाहे वह पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो, अगर वो साइन या हस्ताक्षर करने के लिए समक्ष नहीं है तो आप उसके लेफ्ट हैंड के या बाएं हाथ के अंगूठे के निशान लेंगे। अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति की जो इंडेक्स फिंगर है वो कटी हुई है तो नेक्स्ट उंगली पर आप अमिट स्याही लगा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति के कोई उंगलियां उस हाथ पर नहीं है तो आप उसी हाथ पर कहीं पे भी उसका अमिट स्याही लगा सकते हैं मार्किंग के लिए, ताकि उससे ये व्यक्ति की पहचान हो जाए कि है वो व्यक्ति है वो वोट डाल चुका है। और उसके बाद मतदाता द्वितीय एक मतदाता पर्ची इशू करेगा। जब शाम के टाइम जब हमारा इलेक्शन समाप्त हो जाता है तब क्या करेगा? मतदान समाप्त हो जाने पर रजिस्टर 17K या 17A में लाइन खींचकर अंतिम मतदाता का क्रमांक अंकित करेगा और यह लिखा जाएगा कि 17A रजिस्टर की अंतिम जो प्रविशिष्ट क्रमांक संख्या लिखी जाएगी और उस पर पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करेगा और जितने भी हमारे एजेंट या अभिकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे उनसे भी साइन कराया जाएगा। एक सूचना है, मतदान या मतदाता रजिस्टर 17A में मतदान की समाप्ति के पश्चात या उपरोक्तानुसार अंकलन करना भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन अत्यंत आवश्यक है। अतः लिखने के पश्चात पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर करेंगे और उपस्थित अभिकर्ता के हस्ताक्षर कराना न भूलें। नेक्स्ट, प्रारूप 17A या K मतदाता रजिस्टर भरते समय निम्न विशेष परिस्थितियां या सिचुएशन आ सकती है। ऐसा मतदाता जिसका नाम मतदान सूची में है, उसके पास अपनी पहचान का साक्ष्य भी है और मतदान अधिकारी प्रथम पहचान करने के पश्चात मतदाता को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेज देता है और वह मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास जाकर मतदाता रजिस्टर या 17A रजिस्टर पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने से मना कर देता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई मतदाता ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे? जब अगर कोई मतदाता 17A रजिस्टर पर साइन करने या अंगूठा लगाने या अमिट स्याही लगवाने से मना कर देता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता पर्ची इशू नहीं करेगा और 17A रजिस्टर में एंट्री करके यह लिखा जाएगा कि इसने मतदान करने से मना किया या हस्ताक्षर करने या अमिट स्याही लगवाने से मना किया। ये 17A रजिस्टर में लिखा जाएगा। ऐसा मतदाता मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। हमारे पास एक ऐसे ही सिचुएशन और बन सकती है कि ऐसा मतदाता आया, वो PO1 से होकर PO2 पे आया, फिर PO3 पे गया, उसके बाद वोटिंग चैम्बर में जाके वो मना कर देता है कि मैं वोट नहीं डालूंगा। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में हम 17A रजिस्टर में लिखेंगे कि इस वोटर ने वोट डालने से मना किया और जो हमने बैलेट इशू कर रखा है ईवीएम मशीन में, ईवीएम मशीन को या कंट्रोल यूनिट को हम पीछे से ऑफ कर देंगे और ऑन कर हम नेक्स्ट मतदाता से वोट करा सकते हैं। इस पर एक सिचुएशन और बन सकती है कि कोई भी मतदाता
PO1 से PO2 पे जाएगा, PO3 पे जाने के बाद भी अपना वोट डालने से मना कर सकता है। तो उस सिचुएशन में भी आप 17A रजिस्टर में ये लिखेंगे कि उसने वोट डालने से मना किया। नेक्स्ट, मतदान अधिकारी तृतीय के कर्तव्य। तो मतदान अधिकारी तृतीय के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। सर्वप्रथम मतदाता की जो इंडेक्स फिंगर है या तर्जनी उंगली पर जो अमिट स्याही को देखेगा वह ठीक ढंग से लगी है या नहीं। अगर ठीक ढंग से लगी है तो उस मतदाता को मतदान कराएगा, अगर नहीं लगी है तो वह अमिट स्याही लगवाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद मतदाता स्लिप जो सेकंड मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गई है वह मतदाता से उस स्लिप को लेगा और 50-50 के बंडल में बनाता रहेगा। उसके बाद वोट डालने के उपरांत आने वाली बीप की आवाज़ का भी ध्यान रखेगा। जब तक बीप की आवाज़ न आ जाए और एवं कंट्रोल यूनिट का जो बीजी लैंप है न बुझ जाए, जब तक माना जाएगा कि वोट पड़ गया है, न माना जाएगी जब तक वोट पड़ चुका है। अगर बीप की आवाज़ आ जाती है और कंट्रोल यूनिट की जो लैंप है वो बुझ जाती है तो इसका मतलब है वोट हमारी पड़ चुकी है। तो यह मतदान अधिकारी तृतीय को यह ध्यान रखना है। तो मतदान अधिकारी तृतीय के क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो वो कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है और मतदान अधिकारी तृतीय द्वारा जो अमिट स्याही उसके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर लगाई गई है वह उसको वेरीफाई करेगा कि अमिट स्याही लगी हुई है या नहीं। अगर लगी हुई है तो वह मतदान कराएगा बैलेट इशू कर कर, अगर नहीं लगी है तो वह लगवाएगा। और मशीन जो कंट्रोल यूनिट की है बीप की आवाज़ पर भी ध्यान रखेगा कि वोट कास्ट हो चुका है या नहीं। P-1 डे अर्थात मतदान के दिन से एक दिन पहले पार्टी रवानगी स्थल पर पहुंचने पर क्या क्या दायित्व होते हैं। तो सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी जो पोलिंग पार्टी है PO1, PO2 और PO3 अधिकारी को इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने बूथ से संबंधित टेबल पर जाकर मतदान सामग्री प्राप्त की जाएगी। पीठासीन अधिकारी हैंडबुक 2023 के अटैचमेंट या अनुलग्नक 3 में दी गई सामग्री को प्राप्त करेगा। एक अटैचमेंट 3 है, उसमें आपको क्या लिस्ट दी गई है कि आपको क्या क्या आइटम वहाँ से लेना है। लेने के बाद आपको जो थैला मिला है उससे उस लिस्ट को मिलान करेंगे। अगर कोई आइटम शॉर्ट रहता है तो आप संबंधित टेबल पर जाकर वह सामान उनसे मांग सकते हैं। मुख्य रूप से EVM मशीन, BU बैलेट यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड VVPAT वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल निर्वाचक नामावली की 3 वर्किंग प्रतियां, ARO द्वारा प्रमाणित मतदाता सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रारूप, 7 कै अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता का नमूना हस्ताक्षर, स्पेशल टैग, कंट्रोल यूनिट हेतु ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और सुनिश्चित और निविद मतपत्र इत्यादि को प्राप्त करते समय मिलान कर लेगा तथा अन्य सामग्री पीठासीन अधिकारी के थैले में मिली है या नहीं। तो मेन क्या करेगा, जो एक लिस्ट दी गई है जो मैं आपको बता चुका हूँ, उस लिस्ट से उन चीज़ों को मिलान करेगा कि उसके पास वो आइटम है या नहीं है। अगर नहीं है तो संबंधित टेबल पर जाकर प्राप्त कर सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने मध्य स्थल से संबंधित EVM मशीन को ही प्राप्त किया गया है। आप EVM मशीन पर जहां आपको मध्य स्थल इशू हुआ है कि आपको कहां मतदान कराना है, वो EVM मशीन पर वही मध्य स्थल या EVM मशीन उसी मध्य स्थल की है या नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। अधिकतम 16 प्रत्याशी होने की स्थिति में BU के ऊपर भाग पर दाईं ओर स्विच 1 होना चाहिए। अगर हमारी बैलेट यूनिट 1 यूज हो रही है तो एक बैलेट यूनिट में 16 प्रत्याशी के स्विचेज होते हैं। तो हम यह देख लेंगे कि हमारी एक बैलेट यूनिट यूज हो रही है तो दाईं ओर 1 पर स्विच हमारा होना चाहिए। अगर हमारी संख्या 16 कैंडिडेट या 16 उम्मीदवार से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी वो जो बैलेट यूनिट है वो 1 से ज़्यादा यूज हो रही है। तो उस परिस्थिति में हम देखेंगे कि जो बाईं ओर स्विच है वो 2 पर होना चाहिए।
और पिंक पेपर सील बीयू के ऊपर और नीचे भाग पर लगी होनी चाहिए। तो पिंक पेपर सील का मतलब होता है कि उसकी वो सीलिंग हो चुकी है, हमें उसको नहीं खोलकर नहीं देखना है। नोटा सहित प्रत्याशियों के बटन को छोड़कर शेष बटनों के फ्लैप है वो बंद होने चाहिए। तो एक बैलेट यूनिट में मैक्सिमम 15 प्रत्याशी और एक नोटा मतलब 16 प्रत्याशी के ही स्विचेज या बटन होते हैं। अगर किसी जगह ऐसा हो सकता है कि नोटा को लगाकर अगर 11 ही प्रत्याशी है तो बाकी जो बचे 5 फ्लैप्स है वो बंद होने चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, हमारे जो फ्लैप्स है वो खुले हुए वो ही हो जितने हमारे प्रत्याशी है और एक नोटा बटन, बाकी जो शेष बटन पर फ्लैप लगी होनी चाहिए और प्रॉपर बैलेट यूनिट की सीलिंग पिंक पेपर सील से होनी चाहिए। रवानगी के समय कंट्रोल यूनिट को ऑन कर बैटरी का प्रतिशत या प्रत्याशी की संख्या का मिलान करें। इस दौरान बीयू, सी और वीवीपैट को जोड़ना आवश्यक नहीं है। रवानगी के समय वीवीपैट के पीछे का रोल नोब क्षैतिज स्थिति या ऑफ कंडीशन में होना चाहिए। वीवीपैट का बैटरी लगा है या नहीं यह भी चेक कर लिया जाए। जब भी आप अपनी ईवीएम मशीन के 3 पार्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड वीवीपैट। जैसे ही आप इन चीज़ों को प्राप्त करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन फॉलो करनी है। तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन ये कहती है कि आपको कनेक्शन करके नहीं देखना है, केवल कंट्रोल यूनिट को ही एक बार ऑन कर देखना है और यह मिलान करना है कि इसमें जो बैटरी परसेंटेज है वो हाई है या नहीं। अगर 85 या 85 से ऊपर रहता है तो उसका मतलब इसका परसेंटेज है वो बैटरी हाई है, तो आपको चेंज कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बैटरी परसेंटेज मीडियम या लो है या बिलो 85 है तो आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। इस दौरान आपको कोई कनेक्शन नहीं करना है। और आप कंट्रोल यूनिट का जब स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी परसेंटेज के साथ डेट, टाइम और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है यह भी बताता है। उसके बाद वीवीपैट में पीछे एक नोब होती है, अगर वो हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो इसका मतलब क्षैतिज अवस्था में है तो वो उसकी ऑफ कंडीशन है। तो आपको यही कंडीशन शुरू में रखनी है ताकि जो हमारा रोल है वो डिस्प्लेस ना हो। नेक्स्ट हमें ये भी चेक करना है कि हमारे वीवीपैट में बैटरी लगी है या नहीं। मध्य स्थल हेतु रवानगी के लिए उपलब्ध कराए गए वाहन का ही प्रयोग करें तथा ईवीएम मशीन और अन्य सामग्री को अपने कस्टडी में रखें। जो आपको वाहन दिए गए हैं उन्हीं वाहन से आपको अपने मध्य स्थल पर पहुंचना है, किसी पर्सनल या किसी अन्य साधन से हमको नहीं जाना है। नेक्स्ट, आप सामान लेकर अपने मध्य स्थल पर या मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं तो P-1 डे अर्थात मतदान के दिन से एक दिन पहले मध्य स्थल पर पहुंचने पर दायित्व है। तो वहां जाके आप क्या क्या कार्य करेंगे। मतदान कक्ष के बाहर मतदाता क्षेत्र, मतदान केंद्र और उसमें उपस्थित मतदाताओं के विवरण का चस्पा किया जाना है। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जो उम्मीदवार वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं उसकी एक सूची अपने मतदान केंद्र या कक्ष के बाहर लगा देंगे और जो जो एक वोटर लिस्ट की कॉपी भी एक बाहर लगा देंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एपिक के अलावा वैलिड रहेंगे किसी मतदाता की पहचान के लिए वो भी आप बाहर लगा देंगे। तो मतदाता कक्ष के बाहर मतदाता क्षेत्र, मतदान केंद्र और उसमें उपस्थित मतदाताओं के विवरण को चस्पा किया जाना है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और आयोग द्वारा मतदान हेतु उनमें किए गए वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची को मध्य स्थल के बाहर या कक्ष के बाहर चस्पा करना है। मतदान केंद्र के अंदर किसी राजनीतिक दल के प्रतीक, चिन्ह, पोस्टर, बैनर अथवा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की फोटो दिखाई दे तो आप तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट को बोलकर आप उन्हें हटवा सकते हैं और यह काम आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप उनको भी हटवा सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने मध्य स्थल पर कैसे बैठेंगे ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ से जो मतदाता है वो एंटर करता है तो हम 2 लाइनें बनाते हैं, एक महिला के लिए एक पुरुष के लिए। तो सर्वप्रथम क्या है कि मतदाता यहाँ से एंटर करते हुए प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाता है। प्रथम मतदान अधिकारी से होता हुआ प्रथम मतदान अधिकारी सेकंड के पास जाएगा, फिर मतदान अधिकारी तृतीय के पास जाएगा,
फिर वोटिंग चैम्बर में जाएगा और यहाँ बैठता पीठासीन अधिकारी, तो यहाँ से निकलता हुआ वह बाहर चला जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ से मतदाता की एंट्री होगी। सबसे पहले वह प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा, अपनी पहचान कराएगा। उसके बाद मतदाता अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा, उसकी 17A रजिस्टर में एंट्री करेगा और अमिट शाही लगाएगा। उसके बाद सेकंड मतदान अधिकारी एक मतदाता पर्ची इशू करेगा और उसके बाद मतदाता पर्ची को मतदान अधिकारी तृतीय अपने पास रख लेगा और बैलेट इशू कर EVM से उसको मतदान कराएगा। तो ये एक अरेंजमेंट होता है कि कैसे हम अपने कक्ष को बना सकते हैं। यह भी देख सकते हैं अरेंजमेंट, इसमें क्या है दिखाया गया कि एक तरफ से एंट्री कर रहे हैं, पुलिस बल है, ये प्रथम मतदान अधिकारी पर बैठा हुआ है, द्वितीय तृतीय वोटिंग चैम्बर, ये पीठासीन अधिकारी बैठा है, यहाँ से बाहर निकल कर पीछे एजेंटों को बैठाया हुआ है। एजेंटों को आप अगर स्पेस है तो पीछे भी बैठा सकते हैं, नहीं तो कक्ष के बाहर बैठा सकते हैं। जो वोटिंग चैम्बर है, वोटिंग चैम्बर में हमारे 2 पार्ट रखे जाते हैं, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। कंट्रोल यूनिट का जो प्रभारी होता है वो पोलिंग ऑफिसर तृतीय होता है। नेक्स्ट अगर कनेक्शन की बात करता हूँ तो जो हमारी बैलेट यूनिट होती है BU, वो कनेक्ट होती है वीवीपैट के साथ और वीवीपैट को कनेक्ट किया जाता है कंट्रोल यूनिट के साथ। तो दोबारा बताता हूँ, बैलेट यूनिट इज कनेक्टेड टू वीवीपैट एंड वीवीपैट इज कनेक्टेड टू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के पास अपनी कोई केबल नहीं होती। तो केबल किस किस के पास होती है? बैलेट यूनिट और वीवीपैट के साथ होती है। तो बैलेट यूनिट की जो केबल है उसको हम कनेक्ट करते हैं वीवीपैट के साथ और वीवीपैट की जो केबल होती है वो हम कंट्रोल यूनिट के साथ अटैच करते हैं। तो ये होता है कनेक्शन। नेक्स्ट, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रपत्र 10 से की जाती है। पीठासीन अधिकारी प्रपत्र 10 पर अपने समक्ष हस्ताक्षर कराकर निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता को पास जारी कर सकेंगे। मतदाता अभिकर्ता उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए एवं वैध पहचान पत्र होना चाहिए। प्रपत्र 10 पर प्राप्त नियुक्ति पत्र को जमा कर निर्धारित लिफाफे में रखें। इसका सिंपल से मतलब है कि जो पीठासीन अधिकारी है पोलिंग से एक दिन पहले ही अभिकर्ता या एजेंटों की नियुक्ति करेगा। किसके द्वारा करेगा? प्रपत्र 10 के द्वारा। इसमें एक कैंडिडेट के 2 एजेंट नियुक्त किए जाते हैं, मैक्सिमम 2, और एक टाइम में एक ही उपस्थित होता है कक्ष के अंदर या कक्ष के बाहर ड्यूरिंग पोलिंग। एक इसमें होता है 2 प्रकार के एजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्शन एजेंट, एक होता है पोलिंग एजेंट। जो इलेक्शन एजेंट होता है वो प्रत्याशी द्वारा बनाया जाता है। तो इलेक्शन एजेंट किसी भी उस लोकसभा क्षेत्र में किसी भी बूथ पर वह विजिट कर सकता है। पोलिंग एजेंट क्या होता है? पोलिंग एजेंट फिर हमारे पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोबारा बता देता हूँ, एक होता है इलेक्शन एजेंट, एक होता है पोलिंग एजेंट। इलेक्शन एजेंट हमारे जो प्रत्याशी है या उम्मीदवार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, इनकी संख्या 1 होती है। ये ऐसा इलेक्शन एजेंट वो किसी भी मतदेय स्थल या किसी भी मतदान केंद्र पर जा सकता है। और जो पोलिंग एजेंट है वो पोलिंग एजेंट हमारे पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। एक उम्मीदवार के 2 पोलिंग एजेंट बनाए जा सकते हैं और एक समय में एक ही उपस्थित रहेगा मतदान केंद्र पर। इनकी नियुक्ति प्रपत्र 10 के द्वारा की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि उनके जो प्रपत्र है मतदान अभिकर्ता के पहचान के लिए या जो एजेंट के लिए जो बनाया जाता है उसके जो पास बनाए जाते हैं उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि मॉक पोल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब जो भी हमारा इलेक्शन का टाइम है कि किस टाइम इलेक्शन शुरू होना है उस टाइम से 90 मिनट पहले हम मॉक पोल करेंगे। तो मॉक पोल एजेंटों के सामने ही किया जाना है। यह एक दिखावटी मतदान होता है। अगर
कोई मतदाता या अभिकर्ता जो आपने नियुक्त किए हैं, जो एजेंट नियुक्त किए हैं, अगर जो हमने टाइम निर्धारित किया है उस टाइम पर नहीं आते हैं तो आप 10 से 15 मिनट वेट कर उसके बाद अपने मतदान प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। दिखावटी मतदान है, मॉक पोल को आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम मशीनों के कनेक्शन करेंगे। तो जो हमारी जो बैलेट यूनिट है, बैलेट यूनिट को हम कनेक्ट करेंगे वीवीपैट के साथ, और वीवीपैट को हम कनेक्ट करते हैं कंट्रोल यूनिट के साथ। कनेक्शन करने के बाद इशू हमारा ये रहता है कि सबसे पहले हम किस स्विच को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वीवीपैट के जो पीछे जो नोब दी गई है वो हॉरिजॉन्टल अवस्था में है, मतलब ऑफ कंडीशन है। तो सबसे पहले हम उस नोब को ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल पोजीशन में करेंगे। उसके बाद ऐसा करने के बाद हम कंट्रोल यूनिट के जो पीछे का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे। ऐसा ऑन करने के बाद वीवीपैट के अंदर 7 पर्चियाँ कटकर गिरती है, वो उसकी एक सेल्फ टेस्टिंग होती है। और जब तक ईवीएम इज रेडी नहीं लिखा आता तब तक हमें कुछ नहीं करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें मॉक पोल करना है वो 90 मिनट पहले करना है और एजेंटों के प्रेजेंस में करना है। अगर एजेंट नहीं आते हैं तो 10 से 15 मिनट हमें वेट करनी है और हमें मॉक पोल को शुरू कर देना है। कनेक्शन बैलेट यूनिट को वीवीपैट के साथ कनेक्ट करना है और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट करना है। और सबसे पहले वीवीपैट के जो पीछे नोब दी गई है उसको हमें वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर करना है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का हमें स्विच ऑन करना है। उसके बाद 7 पर्चियाँ वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स में कटकर गिरती है, उसके ऊपर नोट टू बी काउंटेड लिखा होता है, वो उसकी सेल्फ टेस्टिंग होती है। और 7 पर्चियाँ कटकर गिरती है और तब तक हमें छेड़ाछाड़ी कुछ नहीं करना है जब तक ईवीएम इज रेडी लिखा ना आ जाए। उसके बाद हमें टोटल का बटन दबाना है। तो टोटल का बटन से हमें क्या क्या पता लगता है, एक तो डेट, टाइम, बैटरी परसेंटेज, कितने उम्मीदवार है और कितनी वोट पड़ चुकी है। तो सबसे पहले जब हम टोटल का बटन दबाएंगे तो हम यह देखेंगे कि उस मशीन में कितने वोट है। अगर 0 वोट है तो हम मॉक पोल या दिखावटी मतदान को हम शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसमें पहले से ही कुछ वोट पड़े हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी CRC करेंगे। पहले क्लोज करेंगे, रिजल्ट करेंगे और क्लियर करेंगे। इतना करने के बाद आप फिर से टोटल का बटन दबाएंगे। टोटल का बटन दबाकर आप देखेंगे कि उसमें वोट 0 है या नहीं। अगर 0 है तो ठीक है, दिखावटी मतदान या मॉक पोल हम शुरू कर देंगे। दिखावटी मतदान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है कि 50 वोट, कम से कम 50 वोट हमें डलवानी है। और कोशिश हमारी ये रहे कि हमें प्रत्येक उम्मीदवार को वोट डालनी है। उससे हमें ये पता चलेगा कि बैलेट यूनिट का हो सकता है कि उस कैंडिडेट का जो सामने का जो स्विच है वो ख़राब तो नहीं है, उससे ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मिनिमम 50 वोट डलवानी है और एजेंट के सामने ही डलवानी है। और जो 50 वोट जो हम डलवाएंगे वो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें सभी कैंडिडेट को बराबर वोट मिले। इतना करने के बाद तो 50 वोट डलवाने के बाद हम क्या करेंगे, पोल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद रिजल्ट करेंगे, फिर क्लियर कर देंगे। तो रिजल्ट के अंदर जो हमने वोट डाली है उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि हमने प्रथम उम्मीदवार को कितने वोट दिए थे, तो कंट्रोल यूनिट में भी हमारा उतना ही वोट दिखाएगा। सेकंड उम्मीदवार को कितने दिए थे वो भी उसमें दिखाएगा। इसके बाद हमें जो ड्रॉप बॉक्स है उसकी भी पर्ची से भी मिलान करना है कि जो हमने वोट डाले थे, जो कंट्रोल यूनिट ने वोट दिखाए हैं, जो हमने डाले हैं, क्या एक्चुअल में वोट उतने ही पड़े हैं या नहीं। उसके बाद हम स्लिप को क्या करेंगे, एक ब्लैक कलर का एनवलप मिलेगा हमें। तो 50 जो वोट हमने मॉक पोल के दौरान डलवाई है और 7 जो पर्चियाँ जो सेल्फ टेस्टिंग की जो पर्ची है, मतलब टोटल 57 पर्चियाँ एक ब्लैक कलर के एनवलप के अंदर डालनी है। और ब्लैक कलर के एनवलप को एक हमें ट्रांसपेरेंट बॉक्स दिया जाएगा उसके अंदर रखनी है और उस बॉक्स को हमें पिंक पेपर सील से सील करना है। लेकिन यह सील हमें सुबह के टाइम नहीं करना है, जब हमारा इलेक्शन समाप्त होता है
तभी हमें सीलिंग करनी है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है ड्यूरिंग मॉक पोल या एक्चुअल जो पोलिंग होती है तो किसी कारणवश हमारे अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो मॉक पोल अगर हमें दोबारा करना पड़ता है तो उसके अंदर भी वो पर्चियाँ रखी जाएगी। जो भी हम मॉक पोल कराएंगे वो जो सेल्फ टेस्टिंग के साथ पर्चियाँ आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ बॉक्स से जो हमें पर्चियाँ मिली है वो ब्लैक कलर में एनवलप में डालकर और उस पर्टिकुलर बॉक्स में रख देनी और सीलिंग नहीं करनी। सीलिंग केवल शाम के टाइम जब हमारा इलेक्शन समाप्त होता है तभी हमें सीलिंग करनी है। अब हमें कंट्रोल यूनिट को सीलिंग करना है। तो कंट्रोल यूनिट की सीलिंग करने से पहले हम कंट्रोल यूनिट को स्विच को हम पीछे से ऑफ कर देंगे। ऑफ हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम सीलिंग करते समय हो सकता है हमसे कोई स्विच प्रेस हो जाए या स्विच दब जाए। तो आजकल जो सीलिंग आई हुई है वो केवल ए और बी तरीके से ही है, बाकी पहले थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, अब इन्होंने सिंपल कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि दो कलर है, ग्रीन है और एक पिंक है। तो ऐसा डालने के बाद सेकंड चित्र में दिखाया गया कि हम इसको डाल चुके हैं। इतना करने के बाद जो हमारा ए पोर्शन है या ए जो टेप है उसको वहाँ से उखाड़ेंगे और इस फ्लैप के ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद बी की स्टिकर को उतारेंगे और ए के ऊपर चिपका देंगे और जो हमारा जो नंबर होता है उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है ये ऊपर आना चाहिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए के स्टिकर को उखाड़कर उस पर्टिकुलर फ्लैप के ऊपर चिपका देना है और बी को ए के ऊपर लगा देना है। लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, एक चीज़ मिसिंग हो गई थी, जो क्लोज के ऊपर जो स्पेशल टैग है वो हमें लगाना है। वो यहाँ लगाएगा इस वाली लोकेशन पे, ये क्लोज का बटन है, इसके ऊपर हम स्पेशल टैग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो ग्रीन पेपर सील है, सबसे पहले ग्रीन पेपर सील को ऐसे लगाना है, ऐसी इस पोजीशन में लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेशल टैग लगाएंगे। स्पेशल टैग लगाने के बाद इस पर्टिकुलर फ्लैप को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम ए के स्टिकर को उखाड़कर इस फ्लैप के ऊपर चिपका देंगे, बी स्टिकर को उखाड़कर ए के ऊपर चिपका देंगे और जो हमारा जो उसका जो क्रमांक होता है, नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है वो ऊपर आना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन बचता है उसमें हम क्या करेंगे, एक एड्रेस टैग हमारा यहाँ लगता है, एड्रेस टैग लगा देंगे। उसके बाद जो हमने ड्रॉ बॉक्स है, ड्रॉ बॉक्स को भी, जो वीवीपैट का जो ड्रॉ बॉक्स है उसको भी एड्रेस टैग से हमें सीलिंग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ड्रॉ बॉक्स को एड्रेस टैग के द्वारा भी हमें सीलिंग करना है। तो मॉक पोल प्रक्रिया के दौरान क्या क्या त्रुटियां या क्या क्या गलतियां हमसे होती है। फर्स्ट है कि मॉक पोल शुरू करते समय सीयू को ऑन करने से पहले वीवीपैट के नॉब को ऑन करना भूल जाते। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो मशीन के कनेक्शन करने के बाद जो वीवीपैट है, वीवीपैट के जो पीछे एक स्विच दिया गया है उसको हमें हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ओ पोजीशन और वर्टिकल का मतलब होता है ऑन पोजीशन। तो सीयू या कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले हमें वीवीपैट के पीछे की नॉब को ऑन करना है। उसके बाद मॉक पोल के समय वीवीपैट की पर्चियों का मॉक पोल रिजल्ट से मिलाप नहीं करते। तो क्या करते हैं, हम मॉक पोल के अंदर किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को हमने 5 वोट दी और क्या वो 5 पर्चियाँ वो जो सही निकली वीवीपैट के अंदर, उससे हम मिलान करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट, मॉक पोल के बाद सीआरसी करना भूल जाते हैं। तो मॉक पोल के बाद हमें क्लोज रिजल्ट एंड क्लियर करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मॉक पोल के अंदर जो वोट हमें डलवाई गई है वो क्या है, एक्चुअल पोलिंग में वो ऐड हो जाती है। तो इसलिए हमें 0 करना है। तो सीआरसी के द्वारा हम 0 कर सकते हैं। तो हमें ये टोटल बटन के द्वारा ये भी वेरीफाई करना है कि एक्चुअल पोल को शुरू करने से पहले कि हमारी जो मशीन है कंट्रोल यूनिट में 0 वोट हो। नेक्स्ट, मॉक पोल पर्चियाँ वीवीपैट ड्रॉ बॉक्स से निकालना भूल जाते हैं। जो वीवीपैट के अंदर जो ड्रॉ बॉक्स है उसके अंदर जो पर्चियाँ हैं उनको निकालना भूल जाते हैं। नेक्स्ट, मॉक पोल के बाद और वास्तविक मतदान शुरू होने से पूर्व वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स को सील करना भूल जाते हैं। तो ये कुछ त्रुटियाँ हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है। और मॉक पोल के बाद हमें क्या करना है, मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करना है, मशीन क्लियर कर दोबारा वास्तविक मतदान के लिए तैयार करना है, मॉक पोल की वीवीपैट की पर्चियाँ अलग करना है और ये पीठासीन द्वारा ही भरी जाती है मॉक पोल का प्रमाण पत्र, जैसा कि आप
देख पा रहे हैं कि किस तरह का प्रमाण पत्र होता है। तो एक छोटे से रूप में आपको मॉक पोल की प्रक्रिया बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मॉक पोल हमें इलेक्शन टाइम से 90 मिनट पहले करना है और एजेंटों के प्रेजेंस में करना है। उसके बाद हमें बैलेट यूनिट को वीवीपैट के साथ और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट करना है। और सबसे पहले वीवीपैट के जो पीछे की नोब है उसको हमें ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल पोजीशन में करना है। इतना करने के बाद हमें कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन करना है। इसके बाद वीवीपैट में 7 पर्चियाँ कटकर गिरेगी और तब तक हमें कुछ नहीं करना है, तब तक ईवीएम इज रेडी लिखा न आए। उसके बाद हमें टोटल बटन को दबाकर हमें ये देखना है कि उस मशीन के अंदर 0 वोट है या नहीं। अगर 0 वोट नहीं है तो हमें उसकी सीआरसी करनी है। उस सीआरसी करने के बाद हम फिर से वेरीफाई करेंगे टोटल बटन को दबाकर कि ये इस मशीन के अंदर 0 वोट है या नहीं। इतना करने के बाद अगर 0 वोट आ जाती है तो हम मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें मॉक पोल के अंदर 50 वोट डलवानी है और कोशिश हमारी ये रहेगी प्रत्येक उम्मीदवार को वोट मिले, ताकि जो पर्टिकुलर स्विच है वो वेरीफाई हो जाए कि प्रॉपर जो बटन है उसके काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद वो 57 पर्चियाँ निकलेंगी, ब्लैक कलर के एनवेलप में डालकर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर डालनी है और पिंक पेपर सील से सील करना है। और सीलिंग हमें शाम के टाइम करनी है। इसके बाद जो ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग के द्वारा हमें कंट्रोल यूनिट को सीलिंग करना है और वीवीपैट को भी एड्रेस टैग के द्वारा हमें सीलिंग करना है। अब हमारे पास समस्या कुछ इस तरीके से आ सकती है कि मॉक पोल के अंदर कोई मशीन ख़राब हो जाए तो किस मशीन को बदला जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मॉक पोल चल रहा है तो मॉक पोल के अंदर जो मशीन ख़राब होती है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो वीवीपैट हो, चाहे बैलेट यूनिट हो, तो वही मशीन चेंज होगी जो मशीन ख़राब हुई है। अगर एक्चुअल पोल या वास्तविक मतदान के समय अगर हमारी वीवीपैट ख़राब होती है तो केवल वीवीपैट को ही बदला जाएगा और उस दौरान कोई मॉक पोल नहीं होगा। अगर वास्तविक मतदान के समय हमारी कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या दोनों यूनिट कोई सी भी ख़राब होती है तो उस दौरान हमारा पूरा सेट बदला जाएगा। तो इस दौरान क्या है, मॉक पोल होगा। लेकिन मॉक पोल के अंदर इसमें 50 वोट नहीं डलवाई जाएगी, इसमें केवल एक वोट ही डलवा कर हम मॉक पोल करेंगे। और इसके दौरान भी ये भी एजेंटों के सामने ही होगा और इसके अंदर भी क्या है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी जो पहले हमने की है। दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर मॉक पोल के दौरान जो मशीन ख़राब होती है तो उसी मशीन को बदला जाएगा। वास्तविक मतदान के समय अगर वीवीपैट ख़राब होता है तो केवल वीवीपैट बदला जाएगा और मॉक पोल हमारा नहीं होगा। अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट है या दोनों ही ख़राब होती है तो उस कंडीशन में हमें पूरे सेट को बदलना है, मॉक पोल होगा। और मॉक पोल पहली सिचुएशन से भिन्न होगा, केवल एक वोट ही डलवाई जाएगी मॉक पोल के दौरान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।